हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। उसमें हमने 2 पार्ट को कवर कर लिया है। ये हमारा 3rd पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे के चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको दे रखा है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। देखिए, इसमें हम टीपू सुल्तान जो थे उनकी तलवार के बारे में पढ़ेंगे और वुड्स स्टील के बारे में पढ़ेंगे। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन स्टील और आयरन के बारे में। ठीक है, एक स्टोरी इसमें बता रखी है टीपू सुल्तान की, जो कि बहुत ही फेमस थे और आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में टीपू सुल्तान के बारे में। और ये इन्होंने कहाँ पर रूल करा था? मैसूर में। कब तक? 1799 तक। इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ और इनकी डेथ हो जाती है फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड। इनके हाथ में ही, जब ये मर जाते तो इनके हाथ में ही इनकी तलवार होती है। तो टीपूस लीजेंडरी swords are now part of valuable collection of museum in England। इनकी जो तलवारें थी काफ़ी अच्छी तलवारें थी। आज के टाइम पे ये कहाँ पर रखी हुई हैं? इंग्लैंड के म्यूज़ियम में। बट डू यू नो वाई द sword was so special? क्या आपको पता है कि इनकी तलवार इतनी स्पेशल क्यों हुआ करती थी? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor। इनकी जो तलवार जो होती थी इतनी अच्छी होती थी, इतनी इनक्रेडिबल, और इतनी एज उसकी इतनी शार्प, इतनी नुकीली होती थी कि जो उनका ओपोनेंट जो होगा, जो उनका दुश्मन जो होगा, उसने जो आर्मर पहन रखा होता है, ये लोग तलवारें लड़ते हैं ना, वो तलवार से लड़ते हैं ना, तो ऊपर इनके मतलब ये लगा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप का। तो ये जो होता है, इनकी तलवार इसको भी चीर सकती थी, इतनी शार्प होती थी। तो दिस क्वालिटी ऑफ sword केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स which was produced all over साउथ इंडिया। तो ये जो क्वालिटी होती है ना, ये किससे, ये जो तलवारें जो बनाई जाती है, ये जो हाई कार्बन स्टील होती है ना, जिसको वुड्स कहते हैं, उससे बनाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? साउथ इंडिया में। वुड्स स्टील वैन मेड इनटू swords प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विद अ फ्लावरिंग वाटर पैटर्न। ये जो वुड्स की जो वुड स्टील की जो तलवारें बनाई जाती हैं, इनकी बहुत ही शार्प एज होती है। और किस टाइप का पैटर्न होता है? जो फ्लावरिंग वाटर पैटर्न होता है ना, जैसे आपको अगर इसमें दिख रहा हो, इस टाइप का, ये जो फ्लावर से जो दिख रहे हैं, इस टाइप का पैटर्न बना होता है। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। तो जब छोटे छोटे कार्बन की जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको आयरन में मिला दिया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है, तो वो पैटर्न बन करके आ जाता है। फ्रांसिस बुचनन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800 अ ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान्स डेथ। फ्रांसिस बुचनन जो थे ये मैसूर में आए। कब आए? 1800 में, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद। मतलब टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद। उनकी डेथ कब हुई थी? 1799 में। Has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। इन्होंने क्या टेक्निक मतलब देखिए कि किस टाइप से वुड स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी। बहुत सारी स्मेल्टिंग फर्नेसेस थी। स्मेल्टिंग मतलब पिघलाने की जगह, फर्नेसेस मतलब भट्टियाँ, जहाँ पर ये लोहा वगैरह इनको पिघलाया जाता था। ठीक है, मैसूर में। इन दिस फर्नेसेस, इस फर्नेसेस में ये लोग क्या करते थे? आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। इसमें ये लोग क्या करते थे? आयरन को मिक्स करते थे चारकोल के साथ और उसको स्मॉल जो क्ले पॉट्स होते हैं ना, मिट्टी के जो पॉट होते हैं, उनके अंदर डाल देते थे। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील इग्नोट्स दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया टू। इससे ये लोग क्या करते थे? देखो, टेम्परेचर को भी इनको कंट्रोल करना होता था। ठीक है, जो स्मेल्टर्स जो होते थे वो प्रोड्यूस करते थे स्टील इनगोट्स दैट फॉर यूज, जो कि किसके लिए यूज़ आती थी? स्वॉर्ड बनाने के लिए, मतलब तलवार बनाने के लिए। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जबकि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ये काम किया जाता था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू। इनका मतलब क्या होता है? स्टील होता है। ये देखिए, टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड आपको दिखा रखी है 18th सेंचुरी के टाइम पे। इसमें गोल्ड से लिखा हुआ है, स्टील हैंडल ऑफ टीपू स्वॉर्ड
वेयर कोटेशन फ्रॉम द कोरन विद मैसेज अबाउट विक्ट्रीज इन वॉर। मतलब जो भी ये मैसेज लिखा हुआ है इसमें, जो भी जीते थे विक्ट्रीज जो उन्होंने की थी उसके बारे में। नोटिस द टाइगर हेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल, ये देखिए टाइगर से जो बन रखा है इसमें ये चीज़। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर करा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर करा, इसके डिस्कवरी में इन्होंने 4 साल लगा दिए, जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इंडियन वुड्स की 1818 से 1822 तक। However, wood steel making process which was so widely known in South India, ये जो wood steel के जो बनाने की प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा जानी जाती थी साउथ इंडिया में, बट ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई मिड 19th सेंचुरी में। मतलब पहले तो इसे बहुत लोग जानते थे बट अब ये बिल्कुल लॉस्ट हो गई। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो? आपको गैस कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा? द स्वर्ड्स एंड द आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील फ्रॉम द इंग्लैंड displaced the iron and steel produced by a crafts people in India। अब देखिए, अब जो चीज़ें थी, जो आयरन था, स्टील था, वो सब इंपोर्ट कर रहे थे हम, ठीक है। कहाँ से आ रहा था? ये सब इंग्लैंड से आ रहा था। तो एक टाइप से इधर सब अब क्या होता जा रहा था? ख़त्म होता जा रहा था। अबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेज। अबेंडेंट का मतलब होता है खाली जगह, मतलब जो फर्नेसेस जो थी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी गांव में। तो जो प्रोडक्शन जो होता था वुड स्टील का, उसके लिए आपको बहुत ही हाईली स्पेशलाइज टेक्निक चाहिए होती थी जब आप रिफाइनिंग करते थे आयरन का तब, ठीक है। बट आयरन स्मेल्टिंग जो है इंडिया में वो बहुत ही कॉमन था 19th सेंचुरी के एंड तक। बिहार में, सेंट्रल एरिया में, पर्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे क्या थे? स्मेल्टर्स थे, आयरन स्मेल्टर्स जो लोहा वगैरह पिघलाते हैं, जो कि यूज़ करते थे लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर, और उससे क्या प्रोड्यूस करते थे? आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए इम्प्लीमेंट्स, और जो आप टूल्स यूज़ करते हो डेली यूज़ में उसको बनाने के लिए। द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट, ये जो फर्नेसेस थी किससे बनी होती थी? क्ले की एंड सन ड्राइड ब्रिक्स, और जो सूरज में सूखी हुई जो ईंटें होती हैं जो हम सूरज में सुखाते हैं उनसे, ठीक है। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय द मैन, जो स्मेल्टिंग जो होता था पिघलाने का काम वो मैन करते थे, जबकि वुमेन क्या काम करती थी? बिलोज का। बिलोज का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप की डिवाइस होती है, इक्विपमेंट बोल सकते हैं आप कोई भी, जो कि एयर को पंप करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये लोग पंपिंग एयर करते थे ताकि जो चारकोल है वो क्या रहे? जलता रहे। ये देखिए आपको एक विलेज की फिगर दिखा रखी है सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे कौन है? अगारियास। ये एक कम्युनिटी है आयरन स्मेल्टर्स की जो कि यहाँ पे रहते थे। ओके, अब देखिए, By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline। 19th century में हमने देखा कि जो आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम होता गया। In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down। जो फर्नेसेस, जो भट्टियाँ थी, उनका अब कोई यूज़ नहीं था और जो आयरन प्रोड्यूस था वो कम होता गया। तो ये सब हो क्यों रहा था? सबसे पहले वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने एक नई फॉरेस्ट लॉ बनाई थी। क्या बनाई थी? कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, प्रिवेंट मतलब उसने रोका लोगों को एंटर करने से रिजर्व फॉरेस्ट में। इन लोगों ने अपना फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया था कि इसमें जो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल ग्रुप की, इनको अलाउड नहीं करा था कि ये जंगल में आ सकें। तो हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल? अब जब इनको अलाउड ही नहीं होगा तो ये लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी करेंगे चारकोल के लिए? वेयर कुड दे गेट आयरन ओर? इनको आयरन ओर कहाँ से मिलेगा? डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड। ये लोग इस लॉ को तोड़ करके और चुपचाप जंगल में चले जाते थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस फॉर लॉन्ग। पर सिर्फ इसी के सहारे तो ये लोग अपना लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे ना। आप लंबे समय तक चोरी छुपे कब तक जा सकते हो? मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कुछ लोगों ने तो अपना ये काम ही छोड़ दिया और अपने जीने के जरिए के लिए कोई और चीज़ देख ली। In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnaces they used। कुछ जगह में क्या हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने परमिशन दे दी कि आप फॉरेस्ट में आ सकते हो, बट आयरन स्मेल्टर्स को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो भी वो फर्नेसेस यूज़ कर रहे थे। तो इससे इनकी इनकम क्या हो रही थी? कम हो रही थी। Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain। अब हमने क्या देखा कि जो आयरन और स्टील है ये इंपोर्ट करी जा रही है ब्रिटेन से।
Ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. अब जो आयरन स्मिथ जो थे लोहाकार जो थे, अब उन्होंने जो इम्पोर्टेड आयरन थी उसको यूज़ करने लग गए वो मैन्युफैक्चर बर्तन बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए. दिस इनएविटली लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्टर्स. अब जो लोकल जो स्मेल्टर्स थे जो आयरन प्रोड्यूस कर रहे थे अब उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि लोग जो है ब्रिटेन का लोहा यूज़ कर रहे थे. तो बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिशियंस प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन. अब इनको एक नया कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ा. अब यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है. आयरन स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया. अब देखिए द ईयर वॉज 1904. इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल की बात है. चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा उनके एल्डेस्ट सन थे. किसके सन थे? जमशेदजी टाटा के. ये लोग ट्रैवल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में किसकी सर्च के लिए? आयरन और डिपॉजिट की सर्च के लिए. दे हैड स्पेंट मैनी मंथ्स ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ गुड आयरन ओर. इन्होंने बहुत महीने लगा दिए कि उन्हें एक अच्छा आयरन ओर मिल जाए ताकि वो वहाँ पर एक मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट सेटअप कर सकें. मतलब एक इंडस्ट्री बनाना चाहते थे आयरन स्टील की, एक अच्छा प्लांट बनाना चाहते थे इंडिया में. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron steel industry in India. मतलब वो एक बहुत ही बड़ी आयरन स्टील इंडस्ट्री बनाना चाहते थे इंडिया में. बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. बट जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है कहाँ पर, तब तक हम एक इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप करें, हमें जगह ढूंढनी थी. वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, कई घंटों तक जंगल में घूमने के बाद वेल्ड एंड डोराबजी केम अप ऑन अ स्मॉल विलेज. वो एक छोटे से गांव में आए और उन्होंने देखा कि कुछ एक झुंड जा रहा है, एक ग्रुप जा रहा है मैन का और वुमेन का, जिन्होंने बास्केट लोड है और किसकी? आयरन ओर की. उनके पास उनकी बास्केट में क्या है? आयरन ओर है. दीज पीपल्स वर द अगारियास. इस कम्युनिटी का नाम क्या है? अगारिया. जहाँ पर व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, इन्होंने इन लोगों से पूछा कि आपको ये आयरन ओर मिला कहाँ से. तो अगारियास ने पॉइंटेड करा एक हिल की तरफ जो कि कुछ दूरी पर थी. वेल्ड एंड डोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रू डेंस फॉरेस्ट. ये दोनों पहुंच तो गए. जो ट्रैक जो था, ट्रैक मतलब पहाड़ी जो चढ़ते हैं ना उसको ट्रैक बोलते हैं. बहुत ही घना जंगल था, बहुत ही ऊंची पहाड़ियाँ थी, वहाँ तक पहुँचे ये लोग, बहुत ही थक चुके थे. On exploring the hill, the geologists declared that they had at last found what they had been looking for. Finally इन लोगों ने क्या डिक्लेयर करा कि हमें फाइनली वो जगह मिल गई जिसकी हम इतनी टाइम से खोज कर रहे थे. रजारा हिल्स. ये हिल्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड में ये एक ऐसी हिल है जहाँ पे फाइनेस्ट ओर मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा ओर मिलता है. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो रीज़न था वो बहुत ही सूखा था और वहाँ पे पानी की बहुत ही ज़रूरत थी. अगर आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी. वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय. बट वहाँ पे पानी नहीं था कहीं भी आसपास. द टाटास हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेटअप देयर फैक्ट्री. पर जो टाटा जो थे इन्होंने अपनी जो सर्च जो कर रहे थे कि हमें कोई फैक्ट्री मिल जाए, अच्छी मतलब जगह मिल जाए फैक्ट्री बनाने के लिए, फिर इन्होंने अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा. However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. उसके बाद अगारियाज ने इनकी हेल्प करी. A few years later, कुछ साल बाद, a large area of forest was cleared. एक जंगल की जगह थी जो कि उन्होंने उस जगह को साफ करा, मतलब वहाँ से पेड़ काटे. वो जगह कहाँ थी? कौन सी नदी के किनारे? सुब्रनेखा नदी के किनारे. यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री को सेटअप करा और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई. कहाँ पर? जमशेदपुर में. हियर देयर वॉज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट. अब यहाँ पर आयरन ओर डिपॉजिट भी थी काफ़ी अच्छी और उसके पास पानी भी था. पानी की नहीं ज़रूरत भी थी क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करेंगे वहाँ पानी होना बहुत ज़रूरी है. द टाटा आयरन स्टील कंपनी, क्या नाम है? टिस्को. टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट केम अप बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील. कौन से ईयर में? 1912. टिस्को वॉज सेटअप एट एन अपॉर्चुन टाइम. All through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. इंडिया कहाँ से स्टील को इम्पोर्ट करती थी? जो कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था? ब्रिटेन में. एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया. अब इंडिया में किसका काम चल रहा था? रेलवे का. हैड प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड. अब देखिए, हैड प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड.
ब्रिटेन जो प्रोड्यूस करा था स्टील, आयरन वगैरह जो भी, तो इसकी जो सप्लाई हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी? इंडिया में हो रही थी, क्योंकि इंडिया में रेलवे का काम चल रहा था, तो उधर इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जा रहा था। For a long while, British experts in the Indian Railway were unwilling to believe that good quality of steel could be produced in India. इन लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है, मतलब जो सामान है, जो स्टील चाहिए, मतलब गुड क्वालिटी की जो स्टील चाहिए वो इंडिया में भी इन्हें मिल सकती है। तभी तो ये लोग ब्रिटेन से मंगा रहे थे। बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग। अब टिस्को आई, टिस्को बनी, ठीक है कंपनी। अब कुछ सिचुएशन चेंज हुई, जैसे कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो जो स्टील जो प्रोड्यूस हो रही थी ब्रिटेन में, अब वो कहाँ की डिमांड्स को पूरी कर रही थी? ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। अब जो ब्रिटेन था पहले वो इंडिया में बेच रहा था अपनी स्टील, बट अब वो डिमांड कहाँ की पूरी कर रहा था? यूरोप की। तो अब उसको जो अपनी स्टील जो प्रोड्यूस कर रहा था वो यूरोप बेचने लग गया। So import of British steel into India declined dramatically. अब जब इंडिया में ना भेज करके वो यूरोप में भेज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में अब कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इंडिया वाले कहाँ से लेंगे अब भाई स्टील और ये, तो import of British steel into declined इंडिया ड्रामेटिकली एंड इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब इंडियन रेलवे को टिस्को से सामान लेना पड़ा, अच्छी क्वालिटी का स्टील। As the war dragged, war खिंचता जा रहा था for several years. टिस्को had to produce shells and carriage wheels for the war. अब टिस्को ने क्या प्रोड्यूस करे? शेल्स बनाए, कैरेज व्हील्स बनाए, किसके लिए? जो लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा था, उसके लिए। By the 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. अब 1919 तक क्या हुआ कि 90% जो स्टील थी ना जो टिस्को ने बनाई थी वो किसने परचेज कर ली? जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो रेलवे बना रही थी, उन लोगों ने। तो ओवर टाइम टिस्को जो है वो बहुत ही बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। In the case of iron and steel, as in the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into India declined. इसमें बता रखा है कि जो हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल है वो तभी बढ़ सकता है जब हम जो ब्रिटिश से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को लेना क्या कर दें? कम करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। एंड द मार्केट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। मतलब जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसके लिए मार्केट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। ये कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था और उसके बाद। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर। अभी हमारी जो इंडस्ट्रियल क्लास थी, ये जो टेक्सटाइल है, आयरन स्टील है, ये क्या होते जा रहे हैं? अब स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर, स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया. The British government had to concede many of these demands in the last decade of the colonial rule. अब गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही थी कि आप हमें प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट इन द सेंस, अगर हम कहीं बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, बाहर का कोई चीज़ आ रहा है, तो उस पर भाई ड्यूटीज़ वगैरह लगा दो, ताकि वो चीज़ महंगी होगी तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, फिर लोग अपनी ही चीज़ों को पसंद करेंगे, स्वदेशी चीज़ों को, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, बट जो ब्रिटिशर्स जो थे वो तो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उनको तो कंट्रोल रखना था इंडिया के ऊपर। बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ डिमांड्स जो है हमारी माननी पड़ी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर एंड होता है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।